हेलो एवरीवन। आप थैंक यू सो मच। आप सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, मैं विनय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आइडिया की ओर से। और आज हमारे शी वेव्स ऑफ चेंज, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा जो इवेंट है शी वेव्स ऑफ सोशल चेंज, इस पूरे के पूरे सामाजिक परिवर्तन की जो एक लहर है वो महिलाओं से शुरू होती है। आज का हमारा पहला सेशन है। उस पहले सेशन में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। दो लोग हैं और हम उनकी कहानी भी जानेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूं, हम एक दो मिनट मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूंगा ताकि बाकी और लोग भी हमें ज्वाइन कर पाए। आइडिया यानी इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन। आइडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दिव्यांगजनों के इंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयबिलिटी, इन दो चीजों पर काम करता है। हमारा मानना यह है कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा, जब आत्मनिर्भर भारत की बात आती है, तो आत्मनिर्भर भारत में की जो अगली पंक्ति है, जिसको आत्मनिर्भर भारत को जो लीड करेंगे, वो इंक्लूसिव होने चाहिए। उसमें कुछ दिव्यांगजन भी होने चाहिए, दिव्यांग महिलाएं भी होनी चाहिए। तो वो तभी होंगे जब दिव्यांगजन आत्मनिर्भर होंगे, और आत्मनिर्भर तभी होंगे जब वो इंटरप्रेन्योर होंगे या फिर एम्प्लॉय होंगे। तो आइडिया की शुरुआत 2019 में हुई मार्च में। लेकिन कोरोना के दौरान जिन दिव्यांगजनों ने अपनी नौकरी खोई या अपने व्यवसाय जिनके बंद हो गए, हमने उनको सपोर्ट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसमें हम उन्हें प्रशिक्षण से लेकर मार्केट लिंकेजेस करवाते हैं। उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी यानी प्लेसमेंट पर हम उनके साथ काम करते हैं। तो ये है आइडिया के बारे में। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूँ अपने खास मेहमानों से। और हमारे बीच में है सबसे पहले मैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है मिस आभा खेत्रपाल। आभा मैम, आपका बहुत नमस्कार बहुत जी। स्वागत है। आभा मैम प्रेसिडेंट है क्रॉस द हर्डल्स की, और काउंसलर्स हैं फॉर पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट है। शी हैज बीन प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज सिंस 2011, almost 10 years. As I told you, she's a disability right activist. She is an awardee of Top 100 Women Achievers Award by the Ministry of Women and Child Development. She has developed the first ever mobile application for person with disabilities, Cross the Hurdles, for which she has won NCPEDP Emphasis Universal Design Award 2015. She has authored handbooks, namely Tax Concessions and Exemptions for the Person with Disabilities in India, and Keeping Your Abreast for Women with Disabilities for their breast cancer, self-examination and awareness, and Going with the Flow on menstrual management and hygiene for women with disabilities in accessible formats like audiobooks, braille books, print version, and screen reader versions, both in English and Hindi, and many more things. तो पूरा का पूरा जो परिचय है उनका वो मैं नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैम हमारे बीच में बोले भी। हमारे साथ साथियों शीतल हैं, जो कि इंटरप्रेटर हैं, इस सेशन को थोड़ा सा और इंक्लूसिव बनाने के लिए हमारी मदद कर रही हैं। मैम से बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी के ऊपर। इसके साथ साथ हमारे साथ रितु जी हैं। रितु को आप जानते हैं, रितु सैनी। रितु एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, जो बहुत निडरता से अपने आप को, अपनी बातों को समाज के सामने रखते हैं। शी हैज बीन अ टेडेक्स स्पीकर एट रोहतक 2015 में, एसआरएमयू 2018 में, और रांची 2018 में, यानी 3 बार वो टेडेक्स की स्पीकर रही हैं। अपनी कहानी वहां रख चुकी हैं। शी वॉकड इन एशियन फैशन वीक 2015-16, लगातार 2 सालों तक एक मॉडल के रूप में उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। शी ऑल्सो विजिटेड स्पेन टू रिप्रेजेंट शीरोज हैंगआउट फॉर एसईपी। शीरोज आप जानते हैं सब, एक ऐसी होटल चैन है जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जो ब्रेव महिलाएं हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाकर उनके जरिए वो होटल चैन चलती है। रितु जी से और बात करेंगे उनके डिटेल में, उनके पूरे लाइफ पर। लेकिन
सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। शीतल, आपका भी बहुत स्वागत है और हमारे जितने भी अ, दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबका स्वागत है। कुछ सवाल मैं पूछूँगा, लेकिन सारे सवाल मैं नहीं पूछूँगा। मैं चाहता हूँ कि जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, वो भी अपने सवाल हमारे सामने रखें। तो सबसे पहला सवाल आभा मैम आपके लिए है। जी। हमें ज़रा अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन आपका कैसे बीता? आप एक क्यूरियस चाइल्ड के रूप में क्या-क्या चीज़ें उस समय हो रही थी? और कैसे-कैसे आप उस बचपन के कुछ इंसिडेंट्स को आप आज के दौर में या आज के अचीवमेंट से आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? जी, थैंक यू। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे बुलाया है और सबसे मिलके भी रितु जी से स्पेशली कि उनके बारे में जानने को मिलेगा। अ, मुझे 3 साल की उम्र में पोलियो हुआ था, तो बचपन वैसा नहीं बीता जैसे सब बच्चों का होता है। बहुत ही डिफरेंट था, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस छोटी उम्र में, बहुत तरह की दर्द हुई। अ, मतलब मैं बता नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मेरी बहुत सारी सर्जरीज़ हुई। मेरी स्पाइन में भी रॉड है और इस तरह से काफ़ी सारी मेरी सर्जरीज़ हुई। रिहैबिलिटेशन प्रोसेसेस हुए जिसमें फिर मैंने लेग ब्रेसेस से चलना स्टार्ट किया। तो बचपन ऐसा था जो कि जैसा आप कह सकते हैं जैसे किसी एक सोल्जर की तैयारी होती है जंग लड़ने की, बिल्कुल उसी तरह से बचपन बिताया है, हर चीज़ टाइम से करनी, खाना नपा-तुला मिलना क्योंकि कैलोरीज़ डॉक्टर ने बता रखी थी कि इतनी ही लेनी। तो बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप एक सोल्जर को रेडी कर रहे हैं वॉर के लिए, उस तरह से मेरा बचपन बीता। तो बच्चों की तरह बचपन नहीं बीता। और फिर पढ़ाई-लिखाई की प्रॉब्लम थी, स्कूल जाने में दिक्कत थी, एक्सेसिबिलिटी आप जानते हैं आज भी ऐसी है, तो उस ज़माने में तो कैसी थी। और माता-पिता दोनों अध्यापक रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई कभी भी नेग्लेक्ट नहीं होने दी और हर समय मुझे हर स्कूल की किताबें पढ़ाई गई, बल्कि एक स्कूल की नहीं, बहुत स्कूल की किताबें पढ़ी हैं मैंने और हर तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। और मेरा घर में उसी तरह से टेस्ट लिया जाता था, उसी तरह से फाइनल एग्ज़ामिनेशन होते थे, उसी तरह से मेरा रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता था, जैसे बाकी स्कूलों में बच्चों का बनाया गया। तो मुझे होम स्कूलिंग हुई मेरी और बहुत अच्छे से हुई है, मैंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली अपने फादर से, जो मेरे लाइफ़ में मेरे फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड तीनों रहे हैं। और मदर से मैंने बहुत कुछ सीखा, म जो मेरे मुझ में स्ट्रेंथ है, वो मेरी मदर की देन है। और इस तरह से बचपन बीता और जब 12th पास किया 8th स्टैंडर्ड के बाद से मैंने मतलब 8th स्टैंडर्ड तक मैंने घर में पढ़ाई की। 9th से मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो 9th टू 12th मुझे एक स्कूल ने एडमिशन दिया जो कि ग्राउंड फ्लोर पे क्लासरूम मुझे प्रोवाइड किया गया और मेरी बहुत अच्छे से तब वो 4 साल जो एक फॉर्मल एजुकेशन है वो हुई। आफ्टर 12th फिर ग्रेजुएशन किया, वो भी करस्पॉन्डेंस से किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद मैंने 3 मास्टर्स डिग्रीज़ ली। अ, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग और साथ ही साथ मैंने भी घर में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। मेरे फादर टीचर थे तो उनका ट्यूटोरियल सेंटर था, साथ में ही मैंने उनको जॉइन कर लिया। तो 20-22 साल की उम्र से मैंने कमाना भी स्टार्ट कर दिया। मैं जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत तब से ही चल रहा है। और जी, बिल्कुल। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आते ही एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ लेने वालों की तरफ हैं, हम परिवार को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं। सो इस तरह से एक एक मुझे लगा कि एक कंप्लीट जैसे मुझ में रिहैबिलिटेशन हो गया है। और पढ़ाई-लिखाई और एकेडमिक्स के अलावा मैंने अ, कंप्यूटर्स में भी डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा किया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। और धीरे-धीरे करते हुए मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने इस तरह से अपना काउंसलिंग का काम स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री थी काउंसलर की। और मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग देना स्टार्ट किया टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड वो उनके लिए मैंने चार्जेस बिल्कुल भी नहीं रखे क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब इनकम भी नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है और आप फैमिली पे हर समय डिपेंडेंट रहते हैं,
किसी को मन की बात नहीं बता सकते हैं अपनी, तो कोई एक चाहिए जिससे हम खुलकर बात कर सके, हम जिससे इमोशनली अटैच नहीं हो, क्योंकि मैं अपने घर से काउंसलिंग अगर करूंगी तो मुझसे ना तो कभी कोई मिला है ना कुछ है, तो हम इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, तो हम खुलकर बात कर सकते हैं। कोई डर नहीं होता, कोई हमें जज करेगा उसका डर नहीं होता। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग देना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे मैंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की शेप दे दी उसको, जो कि क्रॉस द हर्डल्स के नाम से आप जानते हैं। और ऐसे ही फिर काम चलता रहा, आगे बढ़ती गई और 2016 में मुझे प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। और 2019 में मुझे हेनरी विस्कार्डी अवार्ड मिला, जो कि मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन हूँ जिसे ये अवार्ड मिला है। तो जर्नी जारी है, अभी सफर जारी है, काम चल रहा है। अभी मैंने रिसेंटली सेक्सुअलिटी के एरिया में काम करना स्टार्ट किया है। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन कोर्स डेवलप किया है ऑनलाइन, जिसके तहत मैंने अराउंड 500 लेसन्स प्रिपेयर किए हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और अब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती हूँ सेक्सुअलिटी में, डिसेबिलिटी अवेयरनेस एटिकेट्स में। सो ये सब इस समय ये काम जारी है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी पूरी जर्नी शेयर करने के लिए। और ये जितने भी अवार्ड्स हैं उनके पीछे आपका संघर्ष है, आपका एक्टिविज्म है और आपकी मेहनत है। जी और जिस क्षेत्र में काउंसलिंग से सिर्फ काउंसलिंग नहीं बट उनके अधिकारों के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए हर तरह से आपने प्रयास किया, उसके बारे में थोड़ा और स्पेसिफिक भी जानेंगे। लेकिन हमारे साथ रितु हैं। वेलकम रितु। और आपसे भी बस शुरू करेंगे, तो हम बस बेसिकली बस जानना चाहते हैं आप जी आपके बारे में, आपका बचपन कैसा बीता, शुरुआती बचपन, और आपके क्या सपने हुआ करते थे उस समय। और मैं एक सवाल और जोड़ूंगा कि उस समय वुमेन्स डे कैसा हुआ करता था। जैसे आज हम जिस स्थिति में वुमेन्स डे मनाते हैं, आपके जमाने में स्कूल डेज में कैसे मनाते थे और आपका बचपन कैसा बीता? बचपन तो मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं याद है, पर बहुत खूबसूरत सा था। और वो खूबसूरत ऐसे था कि मतलब बच्चों को क्या होता है ना, सिर्फ खाना खेलना या घर में पढ़ाई के लिए प्रेशर किया तो पढ़ना, नहीं तो फिर मतलब ठीक है, मतलब खेलते रहो। तो वैसा ही कुछ रहा, मतलब पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं रहे मेरे। तो मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बैठ के पढ़ो, आओ हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाते थे। और हम 5 भाई बहन थे और पापा ही थे कि जो एक घर में इनकम सोर्स थे, तो ट्यूशन भी नहीं लगा सकते थे। और 5 बच्चों का फीस देना स्कूल में, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था, मुश्किल होता था, इसलिए ट्यूशन कभी नहीं रखा किसी का। जो भी हमने पढ़ा घर से पढ़ा। और पता नहीं कैसे क्लासेस से पास हो जाते थे, कैसे होता था नहीं पता। स्कूल से आए हैं, बस्ता रखा है, रिटर्न का काम कर लिया, याद किया तो थोड़ा क्लास में ही कर लिया, नहीं तो नहीं हो पाता था वो वाला, हो जाता था। तो पर था कि मेरे को, मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली, और स्पोर्ट्स में मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने वॉलीबॉल खेला है, मतलब स्टेट लेवल पे। और वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत सी जर्नी रही। तो मुझे, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी आपका आवाज आ रहा है। दोबारा कनेक्ट हो रहा है। हेलो, जी जी बोलिए रितु जी, मेरी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही थी शायद, अभी आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं स्पोर्ट्स खेलती थी और मैंने स्टेट लेवल पे वॉलीबॉल खेला। और कहते हैं कि हरियाणा में ज्यादा स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं। तो हम 5 भाई बहन थे और मेरी सिस्टर को सिर्फ छोड़ के हम सभी भाई बहन स्पोर्ट्स में खेले हैं। किसी ने नेशनल खेला है, मेरे मेरे से बड़े वाले भाई ने इंटरनेशनल लेवल पे खेला, और इंडिया के लिए उन्होंने टेस्ट मैच खेला है। खो खो इंटरनेशनल गेम है, तो वो खो खो का प्लेयर है। तो मतलब हम लोग सब स्पोर्ट्स में रहे हैं। और वुमेन्स डे आप पूछ रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छे से नहीं याद है। और जिस दिन वुमेन्स डे होता था तो स्कूल में सिर्फ लड़कियों की बातें होती थी और ये सब होता था, बहुत स्पेशल सा कुछ नहीं रहा।
और मुझे अच्छा लगता है अब सोच के, जब मुझे पता चला वुमेन्स डे के बारे में एक्चुअल में, मतलब बहुत डिटेल में मैंने जाना, तो जी ठीक था कि मुझे लगता है कि इक्वालिटी होना ज्यादा जरूरी है, और एवरी डे इज वुमेन डे। तो हर दिन वुमेन डे होना जरूरी है, ना कि 8 ही मार्च को सिर्फ। तो ऐसा स्पेशल, बहुत स्पेशल कुछ 8 मार्च को नहीं रखा जाता था। तो मुझे अच्छा लगता है अभी सोच के कि हम लोगों के उधर हर दिन वुमेन्स डे होता था बचपन में। तो ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है, और सोच के बहुत खुशी होती है जब मैं बचपन में जाती हूँ कि हम लोगों के लिए हर दिन वुमेन्स डे रहा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बिल्कुल सच में हर दिन वुमेन्स डे होना चाहिए, क्योंकि हर दिन जो महिलाएं हैं वो हर दिन बदलाव ला रही हैं, हर दिन काम कर रही हैं, हर दिन अपने नए माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं। और तो मुझे एक लगता है दिन कि चेंज होना चाहिए ऐसे ही बिल्कुल हर एक दिन और हर एक इंसान के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और भी आपसे जानेंगे, लेकिन आभा मैम, मैं आपके पास वापस से आता हूँ। कब आपको लगा, जैसे हम जब दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो हम उनसे पूछते हैं कि किस दिन आपको लगा कि नहीं, अब तो मुझे कदम उठाना चाहिए, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो क्रॉस द हर्डल की शुरुआत कैसे हुई, कब आपको आइडिया आया, और किस दिन ऐसा लगा, कोई एक ऐसा मोमेंट या इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि नहीं, अगर मैंने नहीं किया तो इसको और कौन करेगा, और मैं इसको करूंगी, क्योंकि एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत अचीवमेंट वाली और एक बहुत इम्पैक्टफुल जर्नी रही है आपकी अभी तक की। तो वो जर्नी निश्चित तौर पर किसी सॉलिड मोटिवेशन के साथ, किसी दृढ़ निश्चय के साथ शुरू हुई होगी उस समय। तो वो उसके बारे में शेयर करिएगा, और साथ साथ कि आसान नहीं होता है कि अगर आप एक दृढ़ निश्चय ले लो एक लंबी जर्नी के लिए, तो आप कल से चल पड़ो। तो उस दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए आपको, तो कैसे शुरुआत हुई और आई आपको? देखिए, ऐसे एग्जैक्ट मोमेंट कोई रहा है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बिल्डअप हो रहा था अंदर अंदर ही। अ, जैसे मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देने जाती थी जब, तो मेरा क्योंकि मैं करस्पॉन्डेंस से ही मेरी सारी पढ़ाई हुई है, और जब मैं एग्जाम्स देने जाती थी वहां पर मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर में मेरी क्लास सेट हुई है, और मेरे फादर जो कि हार्ट पेशेंट थे उनसे कहा कि आप इन्हें उठाकर ऊपर लाइए। तो एक बार, मतलब ये मेरे ग्रेजुएशन की टाइम की बात है, तो उस एक्चुअल अगर आप मुझे मोमेंट पूछें तो वो मोमेंट था जब मैंने ये कहा कि नहीं, मुझे एग्जाम नहीं देना, इस कंडीशन पे मैं एग्जाम नहीं दूंगी, और मैं यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करूंगी कि अगर आप मुझे एक्सेसिबल क्लासरूम एक ग्राउंड फ्लोर पे नहीं दे सकते हैं तो मैं एग्जाम नहीं दूंगी। आप चाहे मुझे कॉरिडोर में बिठा दीजिए, जून का महीना था, बहुत गर्मी थी, तो चाहे आप मुझे कॉरिडोर में बिठा दीजिए, मैं एग्जाम दे लूंगी, लेकिन मेरे फादर जो हार्ट पेशेंट है वो मुझे उठाकर ऊपर नहीं लाएंगे। तो शायद वो एक मोमेंट था जब मैंने एक्टिविज्म एक तरह से अपने लिए, सेल्फ एडवोकेसी जिसे हम कहते हैं, अपने लिए लड़ाई शुरू की। और मन ही मन में ये निश्चय जरूर कर लिया था कि एक बार मेरी जो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, वो पूरी हो जाए और मेरे पास कुछ कोई प्रोफेशनल डिग्री आ जाए, तब मैं सबके लिए काम कर सकती हूँ। अपने आप को उस लायक बनाया पहले। सो वो एक जो प्रोसेस था, वो एक कुछ 4-5 साल 6 साल का एक प्रोसेस था जिसमें मैंने अपने आप को तैयार किया, क्योंकि मन ही मन में ये था कि मुझे कुछ करना है ऐसा। और जबकि जॉब के लिए आप नहीं जा सकते थे, मैं आईएएस एंट्रेंस देना चाहती थी उस समय, तब कोई कोटा सिस्टम नहीं था, तब कोई स्पेशल रिजर्वेशंस नहीं थी, और मुझे जिनसे भी मैंने जो सलाहकार रहे हैं उस जमाने में, उन्होंने सबने मुझे डिस्करेज किया, नहीं ये आपके लिए नहीं है। तो ये सब मन में बिल्डअप होता गया, धीरे धीरे बिल्डअप होता गया। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे नहीं, मेरे पास अगर रिसोर्सेज हैं, मेरे पास अगर काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, तो मैं क्यों ना ट्राई करके देखूं। तब वहां से एक्चुअल शुरुआत हुई। बिल्कुल। और क्रॉस द हर्डल की शुरुआत कब हुई मैम, किस साल हाँ, में? 2011 में। 2011 में हुई। जी। ओके, ठीक है। तो 2011 में शुरुआत करने के बाद अभी तक का एक सफर आपका कंटिन्यू रहा है। जी। तो
वही चीज है कि छोटी छोटे इंसिडेंट्स है जिस तरीके से, अब इसी में मैम एक जोड़ता हुआ सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिन इंसिडेंट से आपको इंस्पायर किया, एक बहुत एक अच्छी खासी जर्नी रही, लेकिन वो इंसिडेंट हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी, जी आमतौर पर दिव्यांग को या बिल्कुल खासकर दिव्यांग महिलाओं को, तो जो जी चैलेंजेस दिव्यांगों के लिए होते हैं वो तो है ही, लेकिन खासकर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि वर्क फोर्स में महिलाओं के लिए, खासकर दिव्यांग महिलाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है, क्या स्कोप लगता है, या क्या चुनौतियां हैं जिनको अभी हमें, जिनसे पार पाना है एक इंक्लूसिव इंडिया बनाने के लिए, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए जहां पर हर किसी को एक तरीके से ट्रीट किया जाए? जी देखिए महिलाएं जो दिव्यांग महिलाएं हैं सबसे पहले तो उनकी एजुकेशन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्हें बड़ा ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इतनी ज्यादा आ नहीं पाती है क्योंकि ये समाज का ये नजरिया रहता है कि दिव्यांग है ये क्या करेगी इसकी तो शादी भी नहीं होगी और इसको नौकरी भी कौन देगा तो इसको पढ़ाना क्यों है इसको घर का काम सिखाओ सिलाई कढ़ाई सिखाओ ये सब सिखाइए खाना बनाना सिखाइए तो हो गया बस लेकिन जहां तक क्योंकि उन्हें एजुकेशन के लिए ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती और अगर अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए फैमिलीज भेजने को स्कूल तैयार भी हो जाए तो स्कूल की एक्सेसिबिलिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की एक्सेसिबिलिटी सबसे पहले तो वॉशरूम की प्रॉब्लम हो जाती है कि लड़कियां वॉशरूम कैसे जाएंगी और जिस तरह से हमारे जो समाज में जो सोचने का तरीका है जो नजरिया है वो बहुत ही नैरो है बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप है तो सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी की इशू आ जाता है अब मैं जब स्कूल जाती थी तो रिक्शे वाला मुझे उठाकर रिक्शा पे बिठाता था और स्कूल में वही उतारकर मेरी क्लासरूम तक मुझे छोड़ कर आता था एक 15-16 साल की लड़की 17 साल की लड़की को अगर रिक्शे वाला उठाकर बिठा रहा है तो आप सोचिए उसको इमोशनल उसको कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी वहां पर उस लड़की को शर्म आएगी स्कूल में सबके सामने तो जब तक उतना दृढ़ निश्चय नहीं है जब तक उन सब चीजों के लिए लड़कियां तैयार नहीं है तो उनको दिक्कत आएगी तो एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है स्पेशली स्पेशली स्कूल्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वॉशरूम का सेम चीज कॉलेजेस में है ट्रांसपोर्ट में है हम जाएंगे कैसे कॉलेज तो एक ये एजुकेशनल लेवल पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है देन अगेन वही है कि वर्क प्लेस में एक्सेसिबिलिटी वहां पर डिस्क्रिमिनेशन जिस कंट्री में नॉन डिसेबल वुमेन के साथ भी इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर बेसिस पे तो डिसेबल महिलाओं के लिए तो एक डबल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है वहां पर तो इस तरह से शुरुआती तौर पर एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा और पेरेंट्स को ज्यादा एजुकेट करना है सोसाइटी को एजुकेट करना है तो जो एक एटीट्यूडनल बैरियर है वो सबसे पहले हमें वो हटाना है आप म्यूट पे हैं जी जी मैम, आप कंटिन्यू, आप कंटिन्यू। जी हाँ जी मेरा जवाब हो गया हाँ जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो एक जो शिक्षा है वो नींव है, जैसा आप कह रही हैं वो, और सच में, और अगर उसमें एक्सेसिबिलिटी आ जाए तो आसानी से हम उसके ऊपर के पायदान हम आसानी से रख सकते हैं। ऋतु, आपके पास आता हूँ। इस बीच में अनुरोध करूंगा, कुछ सवाल हमारे पास आए हैं फेसबुक पे, हाँ जी उनको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन और भी जो लोग चाहते हैं कि ऋतु से जिनको सवाल पूछना है, आभा मैम से जिनको सवाल पूछना है, तो उनके क्वेश्चंस वेलकम है, आप सवाल पूछिए, मैं आपके जी जी सवाल अंत तक रखूंगा। ऋतु, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अ, अभी इस समय जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप शिरोज के साथ, एक तो आप एक बार शिरोज के बारे में हमारे साथियों को बता दें, उसके साथ साथ कि आप जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज, स्पेसिफिकली मैं अगर मैं बोलूं, दिव्यांगजन महिलाओं का वर्क फोर्स में, यानी चाहे नौकरी करने की बात हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करने की बात हो, उसमें कितना स्कोप, आपको भी क्या स्टेटस नजर आता है? क्या आप संतुष्ट हैं कि जितना जितनी उनकी भागीदारी है वही होनी चाहिए, या आपको क्या लगता है कि उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, तो वो कैसे बढ़े? आपके अनुभवों के आधार पर आपको क्या लगता है? शिरोज की बात करूँ तो शिरोज एक
शी आपके एक पूरे मैसेज के आगे शी लिखा है, शी लड़की मतलब लड़की, और जो हमारे कैंपेन के फाउंडर है उनकी बिटिया का नाम शी है। तो मतलब सिर्फ लड़की की हम बात करें, और हमारा कैफे का नाम भी ऐसे ही रखा था, शी हीरोज, लड़की भी हीरो है। जो काम लड़के करते हैं, मतलब हीरो लड़कों को ही बोला जाता, तो शी हीरोज लड़की भी हैं, और ऐसे ही वो नाम रखा गया कैफे का। तो कैफे है वो आगरा और लखनऊ में चलता है, और उसको फुल्ली एसिड अटैक सर्वाइवर्स रन करती हैं। और मैं बात करूँ तो मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मैंने कभी अपने घर में होटल रेस्टोरेंट और ये कभी कुछ नहीं देखा था। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्या होता है, कैसे होता है, जॉब क्या होगी, कैसे होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं उस टाइम स्टडी कर रही थी और मैं 17 ईयर्स की थी, और मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से। तो मतलब नहीं, मम्मी पापा कभी बाहर लेके गए, चलो डिनर पे, लंच पे, मतलब कभी मैंने देखा नहीं। तो मैंने छाव फाउंडेशन में आने के बाद ही मतलब ये सब देखा। और शीरोज में एक और बहुत अच्छी सी चीज है कि शीरोज आगरा कैफे पे एज यू विश पे चलता है। उसके पीछे भी एक थॉट था कि हम लोगों को एक बिजनेस मॉडल नहीं चलाना था, नीड था, सर्वाइवर्स को जॉब की जरूरत थी, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट उनको बनाना था, सब चीजें थी। पर उससे पहले जो था वो था कि हम अपनी बात, अपने आप को सोसाइटी ने इतना अलग रख दिया था, उसके बीच में वापस आना था। तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, वो जगह दोबारा बनानी थी कि लोग एटलीस्ट बात करें, कम्युनिकेशन करें, हम अपनी बात रख पाए, लोग सुने उसको। तो शिरोज जब स्टार्ट किया था 2013 में, कैंपेन स्टार्ट किया था आलोक जी ने और आप जी ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, तो उससे पहले एसिड अटैक के बारे में कोई बात नहीं होती थी। और कुछ ही साल हुए कि एसिड अटैक को भी एक विकलांगता की उसमें रखा गया है, मतलब डिसेबिलिटी के कोटे में रखा हुआ है। तो मैं एज अ डिसेबिलिटी की बात करूं तो जो बचपन से डिसेबल होते हैं और जो हमको डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा है, तो वो दोनों चीजें अलग अलग है। मैं कैसे एक्सेप्ट करूं अपने आप को? मैं 17 साल की थी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, और मैंने सब चीजें देखा है, मैंने अपना पहले का फेस देखा है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने लोगों के रिएक्शंस देखे हैं, उनका बात करने का तरीका देखा है, और कुछ मैंने फेस किया है। उसके बाद एकदम से सब कुछ बदल जाना, मुझे डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया, मुझे उस लाइन में खड़ा होना है, और मुझे लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी एकदम अगेंस्ट, लोग बात नहीं करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है। पेरेंट्स को भी मैं बात करूँ तो बचपन से हम लोगों का केयर किया है, उनको पता है कि बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जा सकती है, पर एक एसिड अटैक होने के बाद उनको नहीं पता था कि कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि एक एसिड अटैक होने के बाद सिर्फ एक लड़की ही या एक लड़का ही सरवाइव नहीं करता है, उसकी पूरी फैमिली सरवाइव कर रही होती है। तो वो बहुत मुश्किल है। और मैं बात करूं कि जॉब और ये दिव्यांग लोग, तो जो इंसान देख नहीं पाता है, अभी तो मैं उन टीचर्स का या मैं उन सभी लोगों का दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो उनको ऐसे स्टडी करा रहे हैं, या वो उनको चलना सिखाते हैं, या उनको बातें करना सिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो खुद से अपनी चीजों को कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरी भी टीम में बहुत सारी ऐसी सर्वाइवर्स हैं जो दोनों आंखों से नहीं देख पाती हैं, और उनको बहुत मुश्किल होता है, और उनका स्टडी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से तो वो सब चीजें नहीं देखा। वो बचपन से ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं पा रही थी, बचपन से वो देख पा रही थी, उन्होंने दुनिया देखी है, हर एक चीज देखी है, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगी उस चीज को? तो वॉशरूम जाना है तो किसी का साथ चाहिए, बाहर जाना है तो किसी का साथ चाहिए, फुल्ली डिपेंडेंट है अदर पर्सन पे। तो कैसे उसको आप मतलब किसी एक डिसेबल की कैटेगरी में आप रख देंगे, और कैसे उस पर बात करेंगे, वो कैसे सरवाइव करेगी? मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि सॉरी, एक मिनट। जी जी, कोई दिक्कत नहीं जी। तो अब मैं आपके साथ आपके ऋतु आप लौट आई? तो हाँ जी, सो सॉरी। आप अपनी बात तो करिए। मतलब बहुत मुश्किल है ये सब चीजों को मतलब रखना। मुझे लगता है कि
गवर्नमेंट को इस पे बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। मैं एसरेटेक की ऐसे बात करूँ तो उन्होंने एक स्पेशल कोटा बनाया है, एक सीट रिजर्वेशन दिया है, पर किसी भी सर्वाइवर्स का 10-12 के बाद एजुकेशन नहीं है। वो 12, 13, 14 ईयर्स की होती है जब एक एसिड अटैक हो जाता है, या 15 ईयर्स की, उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती है। वो अगर स्टडी कंटिन्यू कर पाती है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो वो कैसे करेंगी? तो मुझे लगता है कि अलग से एक कोटा बनाना चाहिए, या अलग से उस पे बात होनी चाहिए। लॉकडाउन में भी मैंने देखा है तो किसी भी डिसेबल पर्सन के लिए उन्होंने अलग से कुछ काम नहीं किया है। कितनी मुश्किल आई है इस लॉकडाउन के बीच, मतलब नहीं जानती है, गवर्नमेंट ने कोई बात भी नहीं किया। मैंने जहां तक देखा है, कोई, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में कोई बात नहीं थी। मुझे लगता है इंडिया में भी कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब गरीब लोग हैं, बाहर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए उनको घर पहुंचाना है। यार, घर पहुंचाने तक का ही काम नहीं है, वो आगे कैसे करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, वो बहुत मुश्किल है। वो कैसे कर पाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज पे सोचना चाहिए, विचार करना होगा, बातें करनी होगी, और सिर्फ बातें ही करने से नहीं होता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लाया था कि खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो सिर्फ बातें हुई ना, आज भी एसिड अटैक हो रहे हैं, बातें हो पा रही हैं, पर आंकड़े उतने ही हैं, चीजें वैसी की वैसे ही है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि खुद को चेंज करना होगा, और बातें ही कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट को ही करना होगा। जो आप और हम जैसे लोग कर रहे हैं, एक संस्था चला रहे हैं और उसके लिए एसिड अटैक के सर्वाइवर्स के लिए काम कर रहे हैं, दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, डिसेबल पर्सन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो काम इतने ही सुंदर तरीके से गवर्नमेंट को करना चाहिए, मुझे जहाँ तक। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, ऋतु, आपने जो भी कहा वो आपके अनुभव हैं, और अक्सर मैं आपके साथ इसके अलावा एक छोटा-सा सवाल और जोड़ूँगा कि अक्सर हमारे सामने अ, सक्सेस स्टोरीज़ आ जाती हैं, एसिड अटैक्स में से भी, कि वो है, आपने मॉडल वहाँ पे रैम किया, आपने बहुत सक्सेस है। बट आपने बहुत अच्छी बात रखी कि उनके चैलेंजेस भी क्या-क्या हैं, वो भी देखना चाहिए। इसी के साथ एक और मैं एक सवाल जोड़ के वो बात आपकी कंप्लीट करवाना चाहता हूँ कि एज़ एक 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 एसिड अटैक सर्वाइवर के रूप में सोशल आपका जो एनवायरनमेंट है, या सामाजिकता जो है, एक तो महिला के रूप में, और महिला के साथ एक एसिड अटैक सर्वाइवर के रूप में, सक्सेस स्टोरीज बहुत है, हमारा समाज बदल रहा है, बट फिर भी आपको क्या लगता है कि समाज को अपने एक सामाजिक जीव इंसान होने के नाते, जो हमें आज सारे लोग देख भी रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? वो छोटी-छोटी चीजें क्या कर सकते हैं जिससे कि वो थोड़ा-सा और सेंसिटिव हो सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले, मतलब इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, जो कि भूल जाते हैं लोग। मैम ने अभी बताया कि मुझे एग्जाम देना था, तो मुझे बोला गया कि आपके फादर ऊपर क्लास में उनको पहुंचाएंगे, तो उसके बाद वो एग्जाम देंगी। क्या वो काम वो टीचर नहीं कर सकता था जिसने वो बोला? क्या उसके अंदर वो इंसानियत खत्म हो गई थी? क्या वो, उनके फादर उनको मतलब होल्ड कर सकते थे? क्या वो नहीं उठा सकते? क्या वो किसी के फादर नहीं है, या वो किसी के ब्रदर नहीं है? मुझे लगता है कि इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मतलब अच्छी और बुरी चीजें दोनों होती है। एक पानी का ग्लास होता है, वो आधा भरा है, किसी को खाली दिखता है, तो किसी को भरा हुआ भी दिखता है। तो मुझे लगता है कि भरा हुआ ज्यादा अच्छी चीजें देखनी चाहिए। मुझे तो, मैं कुछ भी चीज करती हूँ तो मैं अपने एंड से सोचती हूँ, मैं अपने लिए सोचती हूँ कि यार, मेरी सोसाइटी में जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, तो मेरी सोसाइटी के, मेरे घर के आसपास के लोग थे, पर किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कोई सामने नहीं आया। क्या हम उस जगह पे क्राइम को इनवाइट कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि हाँ, डेफिनेटली इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि जब तक वो चीज मेरे तक नहीं होती है, जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी, तो मैं कैसे खाना खाऊंगी? या यार, किसी और को भी भूख लग सकती है, उस खाने की किसी और को भी जरूरत हो सकती है, तो आप एटलीस्ट ऑफर कर सकते हो कि आप प्लीज खाना खा लो। तो मैं उस टाइम परेशानी में हूँ, तो आपको अपनी बहन और बेटी समझ के मुझे सपोर्ट कर देना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे। एटलीस्ट आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आपको बुरा भी नहीं बोलना चाहिए।
आपको सामने आके सपोर्ट करना चाहिए। पहले तो वो होता था ना कि किसी ने किसी को सपोर्ट कर दिया तो पुलिस उससे ही क्वेश्चन करती थी या उससे इंक्वायरी करती थी। आजकल तो ऐसा भी नहीं है, बट आज भी लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी इंतजार करते हैं जब तक मेरे ऊपर नहीं बीतेगी, जब तक वो चीज मेरे साथ नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे कुछ भी। सोसाइटी मोटिवेट नहीं कर सकती, एटलीस्ट डिमोटिवेट भी ना करे, ये भी ना बोले कि नहीं कर सकती है। मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी तो मेरा फेस ही तो डिसफिगर हुआ था, मेरी आइडेंटिटी तो गई थी, मेरा सोचना, देखना, चलना, बोलना सब ऐसा ही था। बस सिर्फ इतना ही चला गया था, मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। मैं पहले दोनों आंखों से देख पाती थी, अभी मैं एक आंख से देख पाती हूँ, मेरा लेफ्ट आई आर्टिफिशियल है। तो एटलीस्ट ये नहीं बोलना चाहिए था कि अभी भी ऐसा ही सोचती है, अभी भी ऐसा ही कर सकती है। हाँ भाई, मैं ऐसा ही सोचती हूँ, दिमाग मेरा वैसा ही है, मैं बोल सकती हूँ, मैं बातें कर सकती हूँ, मेरा दिल वैसा ही है जैसे पहले था। तो एटलीस्ट आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा सकते, तो उसको पीछे भी मत कीजिए। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सोसाइटी को अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। मैं तभी कुछ चेंज लाने की बात कर सकती हूँ, मैं सिर्फ बातें ही कर सकती हूँ, मैं किसी को बदलने नहीं आई हूँ, मैं किसी को भी चेंज करने नहीं आई हूँ। यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं खुद को बदलूंगी, मैं अपने आप को बदलूंगी, मैं अपने आप अपने अंदर चेंज लाऊंगी, मैं अपनी मेंटेलिटी को चेंज करूंगी, मैं सोचने का तरीका बदलूंगी। मुझे लगता है कि लोग इंडिया, अपने देश, अपनी सोसाइटी, अपना शहर बदलने की बात करते हैं। आप सिर्फ एक सिंगल पर्सन खुद को बदल देंगे तो आपकी सोसाइटी, आपका शहर, आपका देश ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बातें करने की जरूरत है। शायद मुझे नहीं पता था आज से पहले कि एक एसिड अटैक हो जाता है तो उसके बाद पानी डाल देते हैं तो शायद मेरी आंख नहीं चली जाती। आज जो सुन रहे हैं तो वो जानेंगे, तो सिर्फ सुनने की जरूरत है, बातें करने की जरूरत है। शायद मेरी ये बात कोई सुन ले और किसी के सामने एसिड अटैक हो रहा तो किसी की आंखें बच सकती हैं, किसी का फेस, किसी की बॉडी ज्यादा डिसफिगर होने से बच सकती है। तो मुझे लगता है कि एक कदम बढ़ाना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो इतनी जरूरत है। मुझे लगता है कि सामने आना चाहिए और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब खुद को समझ के। मैं खुद को समझ के सामने वाले को सपोर्ट करती हूँ, तो सबको ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आपने जो भी बातें कही, सच में आपको कई बार लगता है कि बातें नहीं करनी चाहिए, हमें काम भी करना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ घटनाएँ, कुछ बातें भी हमारे ऊपर एक प्रभाव डालती हैं, हमें संवेदनशील बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। मैंने आपसे इसीलिए पूछा भी नहीं, क्योंकि बार-बार उसी दौर से गुज़रना, उसी इंसिडेंट से गुज़रना बहुत बहुत मुश्किल होता है। बट थैंक यू सो आज मच कि आपने बट हमारे मुझे ऊपर ट्रस्ट लगता किया। है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे लगता है कि एक स्टोरी जानना या उस पे बातें करना, मुझे कल या आज किसी ने क्वेश्चन किया, मैं बहुत टायर्ड थी, आज सुबह से इवेंट्स लगे हैं, मैं सुबह 6 बजे से उठी, 8 बजे था, अभी है, फिर 2 बजे है, फिर हम लोगों का कैलेंडर लॉन्च हो रहा है आज वुमेन्स डे पे, तो इवनिंग में वो इवेंट है, तो लगातार बिजी है। तो किसी ने बोला कि तुमको इतनी तेज नींद लगी है, तुमको उबासियां आ रही है, और तुमको इतने टायर्ड होने के बाद तुमको कोई पूछता है कि तुम्हारे साथ ये कैसा हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? तो मुझे लगता है किसी का इंटरेस्ट है और कोई मुझे सुनना चाहता है, तो मैं डेफिनेटली, मतलब एकदम अपने होशो हवास में मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ वो बात रखूंगी। क्योंकि शायद आप कह रहे हो ना कि आपको तकलीफ होता होगा, मेरी एक तकलीफ की वजह से किसी एक सेफ लड़की की जिंदगी बच सकती है, तो वो तकलीफ मेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए बेहतर है तकलीफ में रहना। किसी एक सेफ मैं किसी एक गर्ल को सेव कर पाऊंगी, मैं किसी को सपोर्ट कर पाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सच में। आभा मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, रितु से सुनकर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू रितु, आप बहुत बहादुर हैं। आपको देखकर हमें भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है देखकर। थैंक यू, मुझे भी। और सच में हाँ,
मैं वुमेन विद आपसे डिसेबिलिटीज के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि रिकॉग्नाइज द अनरिकॉग्नाइज्ड। हमें हमारी कोई पहचान नहीं रहती है समाज में, हम और बिल्कुल मार्जिन्स पर रहते हैं, समाज के बिल्कुल कोने में। तो बीच में लाइए हमको भी, हम भी इक्वली, हमारी अंदर इक्वल एफिशिएंसी है, सोच समझ का तरीका भी बहुत अच्छा है। और हमें एकदम बदसूरत और वर्थलेस और इस तरह से सोचकर कोने में मत भेज दीजिए, बीच में लाइए। सुंदरता हम में भी है, बस एक इंसान को देखने की जरूरत है। बॉडी इमेज, मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि पूरे इंसान को देखिए, सिर्फ शक्ल सूरत, उसके शरीर, उसकी डिफॉर्मिटी, उसके शरीर पे जो दाग हैं, जो स्कार्स हैं, उनको भूलकर इंसान के अंदर देखने की जरूरत है। तो वुमेन्स डे का मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि सुंदरता अंदर है। लुक बियॉन्ड द पर्सन, इंसान के अंदर क्या है वो देख लीजिए। मैं मैम की बात में एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ब्यूटी को लोग ज्यादा महत्व देते हैं और ब्यूटी की हरदम बात करते हैं। किसी रिसेप्शन पे होगी तो बहुत सुंदर सी लड़की होगी रेडी वेडी होके एकदम। तो क्या लोग ये नहीं सोचते हैं सुंदरता सिर्फ सालों के लिए है, हार्ट सुंदर होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि सुंदरता दिल से सुंदर होने चाहिए, फेस से कुछ नहीं होता है। तो दिल से सुंदर बनिए, अपनी बातें सुंदर रखिए, अपनी सोच को सुंदर बनाइए। वो सुंदरता लाइफ टाइम तक, आपके लास्ट सांस तक, मरते दम तक, हर एक कदम पे आपके साथ रहेगी। तो दिल की सुंदरता सुंदर होनी चाहिए। ये फेस तो एक ना एक दिन, 30 साल के हो जाओ उसके बाद 40 साल तक तो थोड़ा मेंटेन रहेगा, उसके बाद वो सुंदरता गायब हो जाएगी, रिंकल्स रिंकल्स आ जाने वाले हैं। और तो आपकी बातें और आपका दिल और वही देखा जाएगा। इंसान की बातें लोग याद रखते हैं मरने के बाद भी। किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बातें ही तो याद रहती है, यार वो इंसान इतना अच्छा था, वो ऐसे काम करता था। वो ये नहीं कहता कि वो इतनी सुंदर थी। तो मुझे इसलिए लगता है कि दिल अपना सुंदर रखिए, अपनी सोच को सुंदर रखिए, अपने विचार सुंदर सुंदर रखिए, तो आपको जमाना सुंदर सुंदर दिखेगा और आप भी बहुत खूबसूरत दिखेंगे उससे। बिल्कुल। और सच में आप बीच में कह रही थी कि बातों से कुछ असर नहीं होता है। सच में आपकी जो एनर्जी है, आपका जो निडरता है, आपका जो जो ब्रेविटी है, वो सच में बहुत इफेक्ट करता है हम सबको भी और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको भी। समय तो ज्यादा है नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ सवाल आए हुए हैं। आभा मैम, आपसे पहले मैं एक सवाल आपके लिए है कि आप एक ई मैगजीन में निकालती हैं। हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि आप अपने कंटेंट को कैसे क्यूरेट करती हैं, यानी कंटेंट कैसे क्रिएट। देखिए, निकाल कुछ समय पहले तक वो आ रही थी मैगजीन। सो इस समय वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा हमने रोका हुआ है। बाकी जो कंटेंट है वो हमें मिल जाता है, क्योंकि लोग सब अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं। उनकी बातें सुनने वाला कई बार कोई नहीं होता, बहुत लोग हैं ऐसा। सो हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी स्टोरीज लें, उनके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस लाइफ में, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से। सो एक बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस होता है। तो हम जब हमारी मैगजीन रेगुलरली आ रही थी, वैसे क्वार्टरली आती थी, तो अभी कुछ समय के लिए हमने रोकी हुई, हम फिर से शुरुआत करेंगे। और लोग हमें स्टोरीज भेज देते हैं, हम जैसे सोशल मीडिया में उस चीज की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप जो भी अपने राइटअप्स भेजना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी घटना हो, या इवन कोई टिप्स भी हो, मैनेजमेंट टिप्स हो, न्यूट्रिशनल टिप्स हो, एनीथिंग एनीथिंग विल डू। तो वो हम कंपाइल करके उसको एक मैगजीन, ई मैगजीन का रूप देकर हम उसे रिलीज करते थे। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ऋतु, आपके लिए सवाल है कि आप यंग लड़कियों को क्या सुझाव देना चाहेंगी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। और मैं इसमें अगर एक चीज और जोड़ूं, आपकी तरह निडर और बहादुर बनने के लिए, वो एक अप्रोच आने के लिए कि सुंदरता की जो परिभाषा जो आपने अभी बताई उस तरीके से। क्योंकि हम मार्केट के कब्जे में, और मार्केट हमें हर पल बताता है कि फेयर रहना बहुत सुंदर है, बाल बहुत लंबे होना सुंदर है, अलग अलग डिफरेंट चीजें। बट ऐसे दौर में जो जेन्युइन सुंदरता है जिसकी आप जिक्र कर रहे थे अभी,
उस अप्रोच में जाने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? मुझे भी मेकअप करना पसंद है, मुझे भी लिपस्टिक लगाना पसंद है, मुझे भी बड़े बड़े बाल पसंद है। तो क्या होता है कि मेकअप करने के लिए मना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आप मेकअप करो, ब्यूटी प्रोडक्ट मत यूज करो। भाई सब कुछ यूज करो, मार्केट में आया तो यूज करने के लिए आया डेफिनेटली, तो यूज करो, सब कुछ करो। बहुत सारी लड़कियां होती है ना, मैंने देखा है, मतलब कि बातें करेंगी कि अरे ये ज्यादा सुंदर दिखती है, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं ऐसी दिखती हूँ, ऐसे कपड़े पहने हैं। भाई आपकी बातें बातें सुंदर होंगी ना, तो लोग ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अभी बोला ना कि आप इतने अच्छे से और इतनी चीजों से, मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलती है, मतलब मैंने ये सीखा है, ये कह सकती हूँ, या नहीं सीखा है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात रखनी है, और आप इसको मतलब अपनी परेशानियों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको किसी भी चीज में रुकना नहीं है। मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, मुझे बहुत पेन था, और मेरे को सबसे बड़ा दुख था कि मैं लेफ्ट आई से अभी नहीं देख पा रही हूँ। मैंने एक मूवी में देखा था कि फेस प्लास्टिक सर्जरी होता है और फिर से कैसा भी फेस बनवा लो, पर ऐसा कुछ जादू नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो डॉक्टर से 7 8 9 ईयर्स हो गया ट्रीटमेंट कराते हुए, 9 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है मेरे अटैक को। पर मैंने तो कभी नहीं देखा कि तुम्हारा फेस इसकी तरह बना देंगे या उसकी तरह बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आपने जो ठाना है, आपको जो करना है, उस पे आप कभी पीछे मत हटिए। आपको आगे बढ़ते रहना है, कितनी भी कठिनाइयां आए, परेशानियां आए। ठीक है, परेशानियां आती है, बहुत मुश्किल है, वो ऑटोमेटिकली एक सबके साथ होता है। किसी की उंगली कट गई या किसी के ऊपर गर्म पानी का बूंद गिर गया, तो उसको नहीं पता होता है कि वो दर्द क्या है, वो पेन क्या है। तो मुझे लगता है कि जब किसी के साथ वो हो जाता है, या जिसके ऊपर तकलीफ आ जाती है, तो वो सहन करने की हिम्मत कहीं ना कहीं से आ जाती है। मुझे लगता है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में अपने, मेरा तो कोई गोल नहीं है, मतलब लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या गोल है, मेरा कोई गोल नहीं है। और मुझे, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। मेरा गोल इसलिए नहीं, पहले था, मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, तो मुझे लगता था कि मुझे एक स्पोर्ट्स टीचर बनना है या तो मुझे एक कोच बनना है। उन दोनों में से नहीं हो पाया, तो पुलिस की नौकरी इतनी पसंद नहीं है, पर मैं कर लूंगी। मतलब थोड़ी ठीक है, मतलब ऑप्शन में रखा हुआ था पर करनी नहीं थी, 1% ऑप्शन में था वो। पर वो मेरे गोल की बनाए हुए, वो मेरा सोचा हुआ सब खत्म हो गया। पुलिस में जाने के लिए भी आपको फिट रहना पड़ेगा बॉडी से, मतलब मैं लेफ्ट आई से नहीं देख पाती हूँ। और आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो आपके अंदर बहुत ज्यादा स्टैमिना की जरूरत है, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं हो सकती एक जगह पे। मैं चल सकती हूँ, पर मैं एक जगह पे नहीं खड़ी हो सकती हूँ। मैं स्पोर्ट्स दोबारा कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो एक मैच 2 घंटे तक भी चलता है, तो मैं 5 मैच नहीं लगा सकती हूँ लगातार। तो सॉरी। तो मुझे लगता है कि मैं जो आज कर रही हूँ, जिसके गोल है वो अपने गोल पे रहे, वो पूरा अचीव करना चाहिए, उस तक जाइए। पर मुझे लगता है कि मैं आज जो कर रही हूँ, मेरा गोल यही है कि आज मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर पा रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ। मेरे को जब पता चला था कि एक प्रोग्राम है जो 12:45 पे स्टार्ट होगा, तो मेरा वो गोल था कि मुझे उसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो मेरा वही गोल है। तो अपना गोल ना भूल के, अब कॉन्फिडेंस के, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत खोइए। बहुत परेशानियां आएंगी, पेरेंट्स को भी बहुत परेशानियां आएंगी, सब कुछ होगा, पर आप जो सोचा है वो करना है। तो आप पीछे कदम मत हटाइए। आप एक कदम रखेंगे तो आपके पास पीछे खड़े होके 10 कदम साथ देने के लिए लोग खड़े रहेंगे। ये मेरे साथ हुआ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग बोलते हैं कि तुम सामने खड़े होके चलो, हम पीछे से सपोर्ट कर रहे, खड़े हैं, मेरी पूरी टीम, आलोक भाई, आशीष भाई, जो कैंपेन के डायरेक्टर फाउंडर हैं, वो कभी भी सामने नहीं आते हैं, पर हमारे बैक पे खड़े और हमारे फुल सपोर्ट में। रितु आप अपनी बात रखिए, उन्होंने हमको सिखाया है। तो आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। आपको खाना खाना है तो अपने हाथों से खाना होगा। कोई मतलब, ठीक है, आप अपने हाथ खाना नहीं खाते हैं तो आपको खिलाएगा, तो आपको चबाना तो पड़ेगा ही।
तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल अपनी चीजों को कभी मत छोड़ो, आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, खाना मुंह तक ले जाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, फिर वो पेट में जाएगा। आप सोचो पेट में चला जाए तो वो नहीं हो सकता है। तो वही है, अपनी चीजों को मत छोड़ो, अपने एम पे खड़े रहो तो सब कुछ हो जाएगा यार। मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे इम्पॉसिबल कुछ नहीं लगता है। जी, थैंक यू स्माइल थैंक यू। करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रखिए सबको, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल तो थे लेकिन हमारा समय बहुत परमिट नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज है, हमने एक सरप्राइज रखा हुआ है कि जो हमारे स्पीकर्स हैं, मॉडरेटर हैं, वो एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं। तो रितु जी, आपका कोई सवाल आभा जी से? हाँ, मेरा अगर अभी सवाल तो कुछ सवाल नहीं है, पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैम आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ही हूँ शुरू से। दिल्ली से हो? जी बस मैं भी नोएडा में ही रहती हूँ, सेक्टर 46 में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को लाइफ में कभी मौका मिलेगा, या मैं आपसे मिलना चाहूंगी, मतलब जरूर पर्सनली मिलेंगे, मुझे जरूर आपसे बात मिलेंगे। करना है, हम मिलके। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एसिड सर्वाइवर्स के लिए काम करना है, मैं इस दुनिया में आई हूँ, मैं किसी एक लड़की की हेल्प कर पाऊंगी, या मैं यहाँ पे भी कोई आता है और उसको हॉस्पिटल जाना है, मैं उनके साथ जाके डॉक्टर से मीटिंग कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा लाइफ में आना सक्सेसफुल हुआ, कि मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ। तो मैं जिस भी फील्ड में मैं जो भी कर पाऊंगी, या जो भी मतलब मेरे मेरे एंड से मैं कुछ भी कर सकूंगी, तो मैं वो डेफिनेटली करना चाहूंगी, और मैं आपसे मिलना चाहूंगी, आपके हाँ, काम हम को जरूर और मिलेंगे। डिटेलिंग में जानना और चाहूंगी। बहुत ही जल्द मुझे कोरोना का वैक्सीनेशन होने वाला है, तो उसके बाद मैं बाहर आने जाना शुरू हो जाऊंगी वापस से, और फिर हम जरूर मिलेंगे, या आप आइए या मैं आपसे मिलने आऊंगी, जी और बिल्कुल, हम मिलकर आपको काम कर जैसे सकते हैं। कंफर्टेबल बिल्कुल। लगता और है मैम, मैं वैसे। मैं बीच में इसलिए कूद रहा हूँ क्योंकि मैं भी आप दोनों से मिलना चाहता हूँ, तो अगर आप दोनों हमारे ऑफिस आ जाएं तो जरूर, दोनों से मिलना आपका ऑफिस जी एक्सेसिबल ही होगा बिल्कुल ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, फिर एकदम एक अच्छे से। बार सब ये हो जाता है, बस थोड़े दिनों की बात है कि सेम कोरोना से टाइम हम। पे गेट टुगेदर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल मैम, सब। आखिरी सवाल आपके लिए बस ये है, जी फिर आप भी ऋतु जी से अपना आखिरी सवाल रख सकते हैं। हमारे साथ शीतल भी है। शीतल, आप भी सोच लो क्योंकि आपको भी पूछना है। शीतल बहुत मेहनत कर रही है अकेले इंटरप्रेट करना 3 लोगों को, मेरे जैसे व्यक्ति को जो बहुत फास्ट बोलता है। थैंक यू सो मच शीतल। अब मैम आपका थोड़ा काम, और दूसरा कि जो भी हमारे, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उसमें से मोस्टली जी दिव्यांगजन भाई बहन है, जी तो से कैसे जुड़ सकते हैं? और आप जैसे मैंने हाँ काउंसलिंग के फील्ड में आप काम करते हो, उनके राइट्स के जी फील्ड में और कुछ चीजें जो छूट गई हो उनको आप ऐड करते हुए, वो आपसे जी, कैसे हो? मुझे मेरा ईमेल पब्लिक रहता है, तो मुझे कोई भी लिख सकता है, जिसे भी अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हम टाइम लेकर ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेते हैं, या फ़ोन पे काउंसलिंग कर लेते हैं, या कोई, मुझे बहुत सारी मेल्स, मतलब रोज़ के रोज़ बहुत बहुत मेल्स आती हैं, और जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, या इवन ऑर्गेनाइज़ेशंस की इंटरनल ट्रेनिंग्स जैसे देते हैं, एमएनसीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरनल ट्रेनिंग्स देते हैं। सो हम लोग डिसेबिलिटी अवेयरनेस एटिकेट्स के ऊपर भी ट्रेनिंग करते हैं। तो मुझे मेल से बहुत आसानी से जुड़ा जाता है, और मेरा ईमेल आईडी, अगर मेरा पब्लिक ही रहता है, मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे मेरा ईमेल आईडी हर जगह है, तो मुझसे कांटेक्ट करना बहुत आसान है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और लिंक्डइन पे है। सो मुझे प्राइवेट मैसेज करके, वो भी एक तरह से पॉसिबिलिटी है। तो मेरी पूरी पब्लिक लाइफ ही है, और इस तरह से बहुत आसानी से मुझसे जुड़ा जाता है। और जहाँ बिल्कुल। तक आपका मैम मेल और आपके फेसबुक का लिंक, ये जो आप लाइव देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको, और कमेंट्स जी में भी। जी चलते जी, चलते मैम, आपका कोई सवाल ऋतु जी से, उसके बाद एक सवाल ऋतु दोनों जी से। से वही सवाल तो नहीं है, वही कमेंट है कि जैसे हम कहते हैं वुमेन फॉर वुमेन, औरतें ही औरतों का आगे कर सकती हैं। सो इस हिसाब से अगर हम मिलकर काम करें तो शायद हम बहुत बहुत लोगों के लिए बहुत बिल्कुल। कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। कर और सकते हो। मैं, आइडिया का जो विजन है मैम, जी वो यही है कि हम जितने भी लोग एक साथ अलग अलग होके काम कर रहे हैं,
या कुछ साथ में भी काम कर रहा है, तो एक साथ मिलकर अगर हम काम करें, इसीलिए मैं आपको अपने बिल्कुल ऑफिस बुला रहा हूँ कि मैं भी मिलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम वो एक साथ मिलकर इकट्ठे रूप में काम जी करेंगे। जी। शीतल, आपका कोई सवाल है? नो सर, जस्ट प्रिविलेज। बहुत अच्छा लगा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप उसमें बिजी हैं मुझे साइड। 2 मिनट आपकी चाहिए सिर्फ। जी शी मस्ट बी टायर्ड ना, थक गई होंगी। जी जी। सो आखिरी बस मेरा सवाल है, आप अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं। मैम, आज से 10 साल बाद, लाइक सपोज 2031 में, जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हम और आप मिलके एक साथ डिस्कस कर रहे होंगे, कितना सिनेरियो बदल चुका होगा? व्हाट यू ड्रीम? आप एक विजन हम अगर लेकर चले तो क्या देखिए, चाहेंगे? अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिवली सोचें, और जिस तरह से रितु मोटिवेट कर रही हैं लोगों को, जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले 10 साल बाद जो गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज हैं, वो सब कॉलेज जा रही होंगी, और वो अपने मन की इच्छाएं डेटिंग पे जा पाएंगी, वो अपना लाइफ पार्टनर चुन पाएंगी, और बिल्कुल बिना डरे, बिना हिचक के वो अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस कर पाएंगी। सो वो चाहें तो वो स्विम सूट भी पहन सकती हैं। सो ये पूरा सिनेरियो अगर हम लोग कामयाब रहे अपने काम में, तो चाहते हैं कि ईश्वर हमें उतनी शक्ति दे जरूर कि हम इस तरह से लोगों की सोच बदल पाए कि बेटी और बेटे में फर्क नहीं रहेगा। तो इस तरह की सोच बहुत बदली होगी। आप म्यूट पे हैं। अरे आप तो म्यूट पे हैं। आपको क्या लग रहा है 2031 में? हाँ, मुझे इस तरह की सोच बहुत मैं आगे की इतनी सोचती नहीं हूँ, क्योंकि लोग इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा बनना पड़ेगा। मतलब मैं जो आज देख रही हूँ, और मैं पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ, तो सिर्फ बातें हो रही हैं, आंकड़े नहीं चेंज हुए हैं। तो ऐसे ही रहा तो मैं आगे आने वाले 10 साल में क्या देखूंगी? तो मुझे तो लगता है कि आपको और मुझे बदलना होगा। और ड्रेसेस की बात है तो मुझे पहनना है और आपको पहनना है। हमको देख के शायद और कोई बदलेगा। तो हम सबको अपने अपने तरीके से बातें करनी होंगी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे 2 मिनट चाहिए। जो हम लोगों का छा फाउंडेशन है, मैं छा फाउंडेशन के बारे में सिर्फ 2 मिनट लूंगी। छा फाउंडेशन है वो एथलेटिक सर्वाइवर्स के लिए काम करता है, उनके रिहेबिलिटेशन पे, उनके ड्रीम्स पे, उनके सपनों पे, और मतलब उनके ट्रीटमेंट को लेके, उनके केस को लेके। और कोविड के समय में बहुत मुश्किल आई थी। शिरोज कैफे सॉरी, बहुत मुश्किल रहा इसको कंटिन्यू करना, और सर्वाइवर्स के ट्रीटमेंट रुक गए, बहुत मुश्किल आई। तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया, एक गिफ्ट स्टोरी। और आज के दिन, वुमेन्स डे के दिन, एक गिफ्ट स्टोरी ने ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, उसने वुमेन्स डे के दिन एक कैलेंडर लॉन्च करने के लिए सोचा। आज वो 6 बजे हम लॉन्च कर देंगे। और मेरे फेसबुक अकाउंट पे शिरोज के स्टॉप एसिड अटैक के, मेरे इंस्टा अकाउंट पे रितु सा या रितु सैनी के नाम से आप लोगों को वो कैलेंडर मिल जाएगा। वो आप परचेज करना चाहते हैं, एक एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं उनके एजुकेशन में, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, तो आप एक कैलेंडर परचेज करके, या जो परचेज नहीं कर सकते हैं, वो एक मैसेज को शेयर करके, शायद किसी को वो चाहिए, या शायद उस बंदे तक हम बात पहुंचा सके जो सर्वाइवर को सपोर्ट करना चाहता हो। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग हम लोगों की स्टोरीज, पोस्ट को शेयर कर दे, और एक मुहिम को सपोर्ट करे, एक एसिड अटैक सर्वाइवर्स के रिहेबिलिटेशन के लिए उसको सपोर्ट करे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और भाई सिर्फ लड़कियों के लिए एक दिन नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि इक्वालिटी चाहिए, लड़का और लड़की मुझे बिल्कुल भी अलग अलग। मैं आज वुमेन्स डे मना रही हूँ, पर मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं उससे, क्योंकि लड़कों की बातें नहीं हो रही है, सिर्फ लड़कियों की हो रही है, इक्वालिटी नहीं है। भाई इक्वालिटी पे बात करे, लड़का और लड़की को एक रखे, तो फिर तो बॉयज डे भी बना लेना चाहिए, वुमेन्स डे ही क्यों? तो ये वुमेन्स डे एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। आप एक साथ, मुझे आगे मत रखो, मुझे पीछे मत रखो, एक साथ रखो, मुझे साथ रहना है, साथ हाथ पकड़ के चलो।
पर आगे पीछे मत करो यार, लड़का और लड़की मत करो, इक्वालिटी पे बात करो, इक्वल रहो, अच्छी अच्छी बातें करो यार, अपनी सोच अच्छी रखो, बस और कुछ नहीं। बातें तो बहुत सारी है, पता नहीं टाइम थोड़ा है फिर डिटेल पे Great, बात great, करेंगे great, कभी। great. So at last, just last 2 minutes, नेहा जिनको ये सेशन मॉडरेट करना था अभी हमारे बीच में आ चुकी है। नेहा, प्लीज वेलकम and it's over to you. We are just concluding the session. Neha, you have some questions? यस, थैंक यू विनय। एक तो मैं शुरुआत करूंगी आभा जी और ऋतु को अपने मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सेशन को बाहर से देखा है और जैसे ऋतु ने कहा अभी, मैं उस बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे। अकेले ना मर्द कर पाएंगे, ना औरत कर पाएगी, ना लड़की, ना बच्चा। इस दुनिया में कोई भी अकेला, मुझे नहीं लगता है, करना पड़ता है, करने की जरूरत पड़ जाती है, बट ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। तो आइडियली वर्ल्ड वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आप भी सोचिए कभी कभी होता है हर इंसान को ब्रेक चाहिए होता है। और आज का एग्जाम्पल बहुत मेजर एग्जाम्पल है जहाँ पे मुझे सेशन मॉडरेट करना था पर इंटरनेट भी साथ नहीं देता है कभी कभी, तो विनय को करना पड़ा। और विनय नेहा वर्मा का बोर्ड लगा के करा है, उसके पास हमने एक बोर्ड बनाया था विनय कुमार का, उसने नहीं बदला। तो आई थिंक मैं इस बात पे जरूर कंक्लूड करना चाहूंगी कि आप सबकी जर्नीज इतनी खूबसूरत हैं, पर हम शायद कहीं ना कहीं सब मानेंगे कि एक हैंड होल्डिंग पर्सपेक्टिव भी बहुत जरूरी है, जो इस सेशन के थ्रू मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस समझे। आपकी कहानियों से मैं इंस्पायर हुई हूँ, विनय इंस्पायर हुआ है, यहाँ शीतल इतनी देर से काम कर रही है, आई एम प्रीटी श्योर वो भी इंस्पायर हुई होगी। एंड आभा मैम, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप कहानियां शेयर कर रही हो, मैं तो मतलब मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक कहानियां ही दुनिया बदल पाएंगी। तो आभा मैम, आपकी कहानी, ऋतु आपकी कहानी, दे आर एन इंस्पिरेशन टू अस। एंड मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाई, बट मैं यहाँ पे आप लोगों का धन्यवाद करने आई हूँ, और मैं यहाँ पे विनय का धन्यवाद करने आई हूँ, और शीतल का धन्यवाद करने आई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये सेशन बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और जैसा कि ऋतु ने कहा, ये अकेले नहीं हो सकता है, ना ये औरत की बात है, ना ये मर्द की बात है, ना ये किसी ट्रांसजेंडर की बात है। आज की डेट में दुनिया बहुत इंक्लूसिव है, और हमारा ये प्लेटफॉर्म ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि हम इंक्लूजन में विश्वास रखते हैं। बस इस बात पे आई विल एंड इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Neha. Thank you for concluding. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. Okay. Bye. Finished. एक्सक्यूज मी, लीव कर सकते हैं क्या? Hello, Ritu. Yeah, thank you so much. Please. आप लाइव चल रहा है, आप उसको स्टॉप कर Just, सकते हैं, फिर हम just, बातें कर सकते हैं।